नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एमएससी एंट्रेंस मैथ्स 2020 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें अपन रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। और रियल एनालिसिस में इसमें अपन उसको क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आए थे टोटल, वो लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन आए थे। अपन इसको 2-3 पार्ट में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। जो 5 क्वेश्चन है वो बोल-जाना वाइस-टाइस थ्योरम, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर और कुछ सेट थ्योरी पे बेस्ड है और कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज पे हैं। तो यहाँ पे जो रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वीडियो को देखने का, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट आपके लिए ये है कि ऐसे क्वेश्चंस है रियल एनालिसिस के, वो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जेएनयू के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सेम ऐसे पैटर्न पे, और जो एचयू का एग्जाम है उसमें भी पूछ जाते हैं, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें भी पूछ जाते हैं। थोड़ा बीएचयू का लेवल इससे थोड़ा इजी रहता है। ऐसे क्वेश्चन बीएचयू में थोड़े मतलब इतने हार्ड नहीं पूछते, क्योंकि बीएचयू में आप देख सकते हैं कि आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप इस वीडियो को बस इसलिए देख सकते हैं कि आपका रियल एनालिसिस का रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, और आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप ढंग से सुन भी रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछें, कैसे भी पूछें। और इसके प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखना है, तो आप टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो अब अपन इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं, या ऐसा बोलें कि ये सेकंड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, तो उसको अपन एज ए डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर लेंगे, तो वो अपन लास्ट में देखेंगे। पर अपन ये इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विच ऑफ द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन ऑफ रियल नंबर विथ एन टर्म। अपने को दो सीक्वेंस दे रखी है, ए एन इक्वल दे रखा है एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 साइन एन क्यूब, और बी एन दे रखा है 2 कोस एन माइनस साइन एन हैज हैव कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, यानी कि इनमें से किस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी, ऐसा पूछा गया है। और ऑप्शन है नाइदर ए एन नाइदर बी एन, ओनली ए एन ओनली बी एन और बोथ। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को बताना है कि कौन सी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो यानी कि अपने को देखना है कि कौन सी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो इसका मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी सीक्वेंस के पास कब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपने अगर सेट थ्योरी में पढ़ा हो तो बोल जाना वाइज टाइस थ्योरम होती है। तो सेट थ्योरी में अपन क्या पढ़ा कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट, ऐसा अपन ने पढ़ा है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट। बट यही थ्योरम अगर अपन सीक्वेंस के लगाएंगे तो क्या बोलेंगे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड हो जाती है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर सीक्वेंस लेते हैं तो वो इनफाइनाइट टर्म तो अपने आप हो जाएगी, तो बाउंडेड हो जाएगी। और लिमिट पॉइंट अगर होगा उसके पास, तो अपन क्या करेंगे, जिस लिमिट पॉइंट को जो कन्वर्जेंट होने वाले, जैसे मान लो सपोज दैट ए लिमिट पॉइंट है, तो जिस टर्म का लिमिट पॉइंट ए है अपन इसको कन्वर्ट होने वाली सबसीक्वेंस ले लेंगे। तो यानी कि एक सबसीक्वेंस अपने पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसके लिए अपन को क्या दिखाना पड़ेगा कि सीक्वेंस बस अगर बाउंडेड है तो अपना काम हो जाएगा। यानी कि कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस के लिए अपन बोल जाना वाइज टाइस थ्योरम लगाएं फॉर सीक्वेंस के लिए कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, या ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट होता है तो उसको कन्वर्ट करने वाले सबसीक्वेंस अपन ले लेंगे। तो इसका मतलब अगर अपन ये दिखा दें कि इन दोनों सीक्वेंस में से जो भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो वही क्या रखेगी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रखेगी। तो पहले वाली सीक्वेंस देखें तो एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 साइन एन क्यूब, यानी कि अपने को जो ए एन गिवन है वो क्या है, एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू साइन एन क्यूब है। तो ये कुछ इस प्रकार से दे रखी है कि ए एन इक्वल्स टू दे रखा है अपने को एस एन इंटू टी एन टाइप की दो सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जहाँ पे अपन अगर एस एन को लिखें तो एस एन अपनी क्या बन गई, एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। आप देखें कि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए या प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, आपकी तभी कर पाएंगे, वरना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो एक सीक्वेंस एस एन होगी, और यहाँ पे अगर अपन टी एन की बात करें तो टी एन अपनी क्या होगी, साइन एन क्यूब। तो ये तो अपन जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स जो भी होता है वो मोड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि मोड ऑफ टी एन है विच इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एन क्यूब विच इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि टी एन, इसका मतलब क्या हुआ, टी एन लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि टी एन तो बाउंडेड होगी, यानी कि टी एन इज बाउंडेड। ये तो बाउंडेड आ गई। अब अगर ये वाली सीक्वेंस भी बाउंडेड आ जाए तो अपन बोल देंगे कि अपनी ए एन क्या होगी, बाउंडेड होगी। जैसे एन बाउंडेड हो जाएगी तो अपन बोल देंगे कि ए एन के पास क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो अब अपन देखते हैं कि ये एस एन है वो बाउंडेड है कि नहीं। इसके लिए क्या होगा कि एस एन अपनी क्या है, एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 है। अगर अपन निकालें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन करें तो क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35
अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अगर इस टर्म में ऊपर वाले में अगर आप एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस 20/n प्लस 30/n स्क्वायर, और इधर जाएगा एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, और बाहर क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ये वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब एस एन कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका मतलब एस एन भी बाउंडेड है एंड टी एन भी बाउंडेड है। आपने देखा था कि टी एन भी बाउंडेड है और एस एन भी बाउंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन इक्वल्स टू क्या है, एस एन इंटू टी एन थी, तो इसका दिस इंप्लाइज ए एन इज बाउंडेड, और जैसे ए एन बाउंडेड होगी तो ए एन के पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो जाएगी। दिस इंप्लाइज ए एन हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो ए एन के पास तो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तो हो गई, ये तो डन हो गया। अब अपने पास एक ऑप्शन और दे रखा है बी एन, उसकी बात और कर लेते हैं। तो मतलब ए एन के पास तो क्या है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, इसके पास तो है, अपने पूछा किसके पास है, तो बी एन क्या, 2 cos n माइनस साइन एन। अब बी एन तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे बी एन क्या दे रखा है, बी एन इक्वल टू दे रखा अपने को 2 cos n माइनस का साइन एन। आप ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 cos n है, वो अगर इसका मोड बी एन देखें तो विच इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 2 cos n प्लस मोड ऑफ साइन एन, और 2 cos n का cos n का मोड कितना होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो विच इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी कि बी एन कैसे होगी, लेस देन इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज बी एन इज आल्सो बाउंडेड। तो यानी कि यहाँ से क्या पता लग गया कि बी एन भी कैसी सीक्वेंस अपनी बाउंडेड है। तो जब बी एन भी बाउंडेड है, दिस इंप्लाइज बी एन हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ये किससे पता लग रहा है अपने को, किसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी कि नहीं होगी, अपने को पता लग रहा है बोल्जमान-वाइस्टाइस थ्योरम से। दिस इंप्लाइज बोथ ए एन एंड बी एन हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, यानी कि ए एन के पास भी और बी एन के पास भी क्या होगी, दोनों के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी। तो अपन एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया। क्या रिजल्ट यूज करा अपने, अपने रिजल्ट ये यूज करा कि बोल्जमान-वाइस्टाइस थ्योरम ऐसे बोलती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो अपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाउंडेड दिखाया और अपना काम कर दिया। अपने ना ये देखा कि सीक्वेंस की टर्म कैसी है, इस सीक्वेंस की टर्म कैसी है, बस अपने सिर्फ और सिर्फ ये शो कर दिया कि ये सीक्वेंस दोनों गिवन सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है। तो अपन ने बता दिया कि बोथ ए एन एंड बी एन हैज कन्वर्जेंस। इसका मतलब फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, देखते ही पहले जो चीज पूछी है वो देखें कि इसका काम किस चीज से हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को पता था कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो ये टर्म इसकी मेन थी, और यहाँ से अपने को पता लग गया कि अगर अपने दिखा दे सीक्वेंस बाउंडेड है तो अपन ने कर लिया। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि इसको बाउंडेड दिखाना था और बाउंडेड अपने दिखा दिया। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, x बिलोंग्स टू r, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस साइन n, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर n और रूट n, और समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n। विच ऑफ द सीरीज इज आर कन्वर्जेंट, कौन सी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। तो अब यहाँ पे आपको 2-3 टेस्ट होते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमेशा आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। रेशियो टेस्ट, कोसी टेस्ट और डी लंबर टेस्ट होता है और कंपैरिजन टेस्ट होता है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात पता तब भी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देख पा रहे हैं तो पहला ऑप्शन देखा कि x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, x बिलोंग टू r, और n इक्वल टू 1 तो स्टार्ट है, और दूसरा है n प्लस साइन n 1 अपॉन 2 की पावर n रूट n। अब ये रूट वाला देखते थे आपको दिमाग में आता है कोसी रूट टेस्ट लगा दें या रेशियो टेस्ट लगा दें, और इसको अपन बहुत तरीके से कर सकते हैं और भी तरीका देख सकते हैं। और साइन n, एक चीज ये भी होती है कि समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अब अगर आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n। तो अगर अपन समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n इसकी बात करें एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या होगी, an इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से साइन n आ गया। तो अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन n लगाएं तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कभी लिमिट 0 नहीं आती। इसका मतलब समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, यानी कि कैसी होगी, कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, ये कन्वर्जेंट कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ डी लिखा हो तो कभी आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो ये 2 तो गए काम से। अब बच्चे ए और सी। अब इसका मतलब क्या, बी को तो आप अगर चेक भी नहीं करो ना तब भी आपका काम हो जाए, बी तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, बी भी नहीं होगी। अगर यहाँ से अगर आपको ऑप्शन पर इसको भी देख लेंगे अपन,
तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ए और सी दोनों होंगी या सी होगा, तो यानी ये दोनों आपको चेक करनी पड़ेगी। और इसमें भी अगर आप सी चेक कर लेते हैं, अगर ए चेक कर लेते हैं कि अगर ए हो जाएगी, और अगर आप पहला और चौथा ऑप्शन करते हैं तो आप किसी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी कि डी तो नहीं होगी। और जैसे अगर आपकी ए हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी क्या बची, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, और फोर्थ। तो इसीलिए जोक भी बना हुआ है, तो इसको भी देख सकते हैं आप। तो मतलब ये इसमें आंसर अपन ए बता दें तो अपना काम हो जाएगा। अब ए क्या दे रखा है, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। समीशन समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अगर अपन आप जानते हैं कि ई की पावर एक्स को अपन क्या लिखते हैं, समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, क्योंकि इसकी टर्म कैसे आती है, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे चलती जाती हैं। पर यहाँ पे समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू स्टार्ट है, यानी कि ये टर्म कैसे स्टार्ट आएंगी, इसकी टर्म आएगी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि अपन देख सकते हैं कि ये वाली टर्म नहीं आ रही। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर एक्स माइनस का 1 आ गई। यानी जो गिवन सीरीज है समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन विच इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स माइनस 1। और अपन जानते हैं कि ए की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज किसके इक्वल आ गई, e की पावर x माइनस 1 के इक्वल आ गई। और ये टर्म अगर किसी सीरीज का सम अगर फाइनाइट आ रहा है, यानी कि सम अगर अपन निकाल पा रहे, इसका मतलब क्या वो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो कैसी होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। तो ये कन्वर्जेंट हो, क्योंकि विच इज इक्वल्स टू क्या है, e की पावर x माइनस 1। और अपन जानते हैं कि e की पावर x का एक्सपेंशन वैलिड होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, हर x बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि अपन किसी सीरीज का सम निकाल पा रहे, इसका मतलब सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। तो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल कैसे होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा, ये तो कन्वर्जेंट होगा और डी कन्वर्जेंट नहीं होगा। जब डी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ए होगा, तो ये ऑप्शन बोलते हैं ए बी सी डी, तो गलत है। ए सी डी गलत है, ए होगा, तो यानी कि इसका आंसर तो कन्फर्म हो गया कि थर्ड ऑप्शन ही आएगा। अब अपन इसके बी और सी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन ने ए और डी देखा है, तो बी और सी अपन और देख लेते हैं। तो बी वाला बोलता है 1 अपॉन एन प्लस साइन एन, और ये 1 अपॉन 2 की पावर एन रूट एन। अब ये बी और सी बड़े आसान है, 1 अपॉन एन प्लस साइन एन, समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। आप ये भी जानते हैं कि एन प्लस साइन एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1 लिख सकते हो क्या, क्योंकि एन से एन हो गया, साइन एन से साइन है। इसका दिस इंप्लाइज 1 अपॉन एन प्लस 1, और एक उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस साइन एन, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 1 अपॉन एन प्लस साइन एन विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अपन को दिखाना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वो देखना है अपने को। ये अपन ने सही तो लिखा है क्या, ये गलत लिख दिया, ये ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसा है तो साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस साइन एन, ऐसा होगा ये 1 अपॉन एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस साइन एन टाइप का, ये बनेगा ऐसा। ठीक है, अब ये बन गया। अब अपन को पता है कि 1 अपॉन ए एन प्लस बी टाइप की सीरीज होती है, वो कन्वर्जेंट नहीं होती भाई पी टेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है और इसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। और ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है, p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो अब यहाँ पे आप कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, तो अपन यही तो जानते हैं कि समीशन ए एन एंड समीशन बी एन, अगर ए एन अपॉन, अगर अपन ऐसे लिखते हैं कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है फॉर ऑल एन, तो अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो अपन बोल देते हैं कि छोटी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। पर अगर छोटे वाली डाइवर्जेंट हो जाती है तो अपन बोलते हैं कि बड़े वाले भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये वाली तो अपने आप ही डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर ये कन्वर्जेंट है बी एन तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन एन प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन एन प्लस साइन एन है, तो अपन को ये पता लगेगा कि समेशन 1, ये जो 1 अपॉन एन प्लस 1 ये वाली ये कैसी सीरीज होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। और जैसे ये डाइवर्जेंट होगी तो इसका मतलब समेशन 1 अपॉन एन प्लस साइन एन ये वाली सीरीज भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब बी तो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को यहाँ से पता लग गया कि ये सीरीज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन एन प्लस 1 बोल सकता हूँ। और ये वाली सीरीज अपन को पता है कि कन्वर्जेंट नहीं होती, तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं होती, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ए एन प्लस बी की पावर पी टाइप की सीरीज होती है, तो अगर वो पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है और पी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ से अपन को पता है पी इक्वल्स टू 1 है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज दिस भी डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब इसमें ये वाली भी डाइवर्जेंट होगी। अब बचा 1 अपॉन 2 की पावर एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो 1 अपॉन 2 की पावर एन, एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। 1 अपॉन 2 की पावर एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन दे रखा है अपने को। अपन ने
ए, बी और डी ऑप्शन चेक कर लिया अपना, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है सी वाला, जो कि करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि अब सी वाला तो बड़ा आसान है, इसको तो आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। सी वाले को बड़ा सिंपल है सी वाला, इसको आप जल्दी से 1 सेकंड के लिए। तो अब देखिए अपन सी वाला कर लेते हैं, 1/2 की पावर n और रूट n, यानी कि अपने को गिवन है समीशन 1/2 की पावर n रूट n। अब आप देखें इसमें आप 3 टेस्ट लगा सकते हैं, कोसी टेस्ट लगाएं, कोसी रूट टेस्ट लगा सकते हैं, ए एन की पावर 1/n कर सकते हैं, और रेशो टेस्ट लगाएंगे तो ए एन प्लस 1/an कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू एल आ जाती है, एल लेस देन 1 होती है कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू अगर एल आ जाती है और एल लेस देन 1 तो कैसा हो जाता है, ये कन्वर्जेंट हो जाता है। पर अपन इसको और सिंपल तरीके से देख सकते हैं, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अपन को पता है कि ये रूट एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, और इसे अपन डिवाइड कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हटा रहे हैं, तो 1/2 की पावर n स्क्वायर रूट ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n, और 1/2 की पावर n क्या है, 1/2 की पावर n लिख सकते हैं। और ये कैसी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 1/2 लेस देन 1। तो ये वाली सीरीज कैसी हो जाएगी, समीशन 1/2 की पावर n कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली अपने आप ही हो जाएगी, इसका मतलब 1/2 की पावर n रूट n ये कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्वेश्चन करनी है, तो बड़ा सिंपल वे में बन गया ये, बस आपको ना टेस्ट लगाना पड़ा ना कुछ और, बस ये देख लिया कि 1/2 की पावर n स्क्वायर रूट ऑफ n है, वो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n है, और ये वाली ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है। तो इसका मतलब बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से पता लग गया कि 1/2 की पावर n स्क्वायर रूट ऑफ 1 कन्वर्जेंट होगी। बाकी अगर आप an प्लस 1/n करेंगे तब भी इसकी वैल्यू 1/2 आएगी लेस देन इक्वल टू 1, और इसकी पावर भी अगर अपन 1/n की पावर 1/n करेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 जो कि लेस देन 1 है। तो वहां से भी सीरीज कैसी आ रही है, कन्वर्जेंट है। तो इसको 3 तरीके से आप कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज, कॉसी रूट टेस्ट, और आप इसको रेशो टेस्ट लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ से पता लग गया। वैसे अपन आंसर तो पहले ही पता लगा लिया, इसका सी आएगा, पर अगर आपने चारों चेक करें तो इसमें ए और डी, जो बी और डी है वो तो कन्वर्जेंट नहीं है, ए और सी कन्वर्जेंट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी टेस्ट में, किसी भी स्टेप में, तो आप जरूर पूछें। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सीरीज समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, और जहाँ पे n कैसा है, an इक्वल टू 2 प्लस साइन n पाई बाई 2 r की पावर n, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, ग्रेटर देन 0। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ an प्लस 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू बतानी है, इन्फीमम लिमिट इंफीरियर, और लिमिट सुपीरियर ऑफ n प्लस 1 अपॉन an। तो ये निकालने से पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इस मीम पे फोकस करना, अगर अपन को क्या होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an पूछा है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट, अगर कोई सीक्वेंस an है, सपोज दैट an है, अगर आप इसके सारे लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर L1 L2 L3 L4 इसके सारे लिमिट पॉइंट का सेट आ गया, तो जो लिमिट इंफीरियर होता है ना, लिमिट इंफीरियर, वो तो होता है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। अगर आप किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट लगाए तो वो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट आता है, वो क्या होता है, लिमिट इंफीरियर। और लिमिट सुपीरियर क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ये चीज़ आप याद रखना, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। अगर किसी सीक्वेंस के आप सारे लिमिट पॉइंट निकाल पाते हो तो उसका लिमिट सुपीरियर तो क्या हो जाता है, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट या ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, और लिमिट इंफीरियर हो जाता है छोटे वाले लिमिट पॉइंट। जैसे आप सपोज दैट की सिंपल से एग्जांपल लेके देखें, -1 की पावर n, तो इसके लिमिट पॉइंट 2 ही होते हैं, माइनस का 1 और 1, तो इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो तो क्या आएगा, 1 आएगा, और लिमिट इंफीरियर का क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो अपन ऐसा ही कुछ करेंगे। अब यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने अब ये सीरीज देखिए डराने वाला काम कर दिया। इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, कि देखो यहाँ पे इसने बोला कंसीडर सीरीज दे दी पहली बात तो आप सोचेंगे क्वेश्चन सीरीज का है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सीरीज दे दिया यहाँ पे, और फिर इसने एन को अलग टर्म डिफाइन कर दिया। पहले तो सीरीज से एन ले गया, और फिर एन से एक नई टर्म ही बना दी इसने, एन प्लस 1 अपॉन। कुछ नहीं करा, बस ये पागल बनाने की कोशिश करा, कि दिखा के थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को डरना नहीं, जैसे कोरोना से नहीं डर रहे तो इससे क्या डरोगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, एन प्लस 1 अपॉन एन और एन प्लस 1 अपॉन एन। अब इसका ये सीक्वेंस है, बस अब इस सीक्वेंस पे फोकस करना है, इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है, और एन आपको अलग से बता दिया, यानी कि और आर दे दिए। इस आर का कोई रोल नहीं है वैसे, ऐसे फालतू पागल बनाने के लिए दिए। तो कंसीडर 2 सीरीज दे रखी है, सीरीज से सीक्वेंस और सीक्वेंस से अलग सीक्वेंस, और एन वाली टर्म वो इंपॉर्टेंट है, और फिर अपन इस टर्म को देखते हैं। तो अपने पास एन कैसी है, एन इक्वल्स टू है 2 प्लस साइन एन पाई बाई 2 इंटू आर की पावर एन। और अगर अपन एन प्लस 1 अपॉन एन निकालें तो एन प्लस 1 अपॉन एन विच इक्वल टू क्या जाएगा, एन की जगह प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एन की जगह पुट करेंगे तो आएगा 2 प्लस साइन एन प्लस 1 पाई अपॉन 2 आ गया, और बाहर आर की पावर एन प्लस 1 बन गया।
अपॉन क्या आएगा, अपॉन ए एन यानी कि 2 प्लस साइन एन पाई बाई 2 और इंटू आर की पावर एन। अब आर की पावर एन से आर की पावर एन प्लस वन में से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर तो क्या बच जाएगी, आर की पावर वन ही बच जाएगी, आर की पावर एन से आर की पावर एन कैंसिल होगी। तो ये तो नीचे वाला तो गया, ऊपर क्या आ गया, सिर्फ इक्वल्स टू इंटू आर आ गया। अब अपन को इस सीक्वेंस का क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, अब अपन एक नई सीक्वेंस आ गई अपने पास, ऐसे सोच सकते हैं कि अपने पास एक नई सीक्वेंस आ गई बी एन, और बी एन कैसी बन गई, बी एन इक्वल्स टू, तो वैसे एक्चुअल में तो क्या है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है, और ये क्या बन गई 2 प्लस साइन एन प्लस वन पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस साइन एन पाई बाई 2 और मल्टीप्लाई में आर है। अब जैसे आप b1 लिखेंगे पहली टर्म, b1 क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई क्या हो गया 0, तो ऊपर तो आ गया 2 इंटू आर, n इक्वल टू 1 साइन पाई बाई 2 वैल्यू 3 आ गया, तो पहली टर्म तो आ गई 3। अब ये क्या है, एक तरीके से इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ही तो है, ये जो बी एन इसका लिमिट पॉइंट ही तो आ रहा है n इक्वल टू 1 पुट करने पे। आप देखेंगे लिमिट पॉइंट क्यों आ रहा है, इसका रीजन देखना एक बार लिमिट पॉइंट को। अब जैसे n इक्वल टू पुट करेंगे तो b2 क्या आएगा, n इक्वल टू पुट करेंगे तो नीचे तो 2 पुट करते ही पाई 0 गया, और ऊपर 2 पुट करते 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 1 यानी कि r बाई 2 आ गया b2 तो। और b3 निकालेंगे तो b3 निकाल मतलब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, जैसे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 पाई बाई 2 यानी कि ये तो 2 पाई 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस का बना जाएगा, तो यानी ऊपर क्या आएगा 2r, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 देन 2r आ गया। b4 निकालेंगे, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो नीचे ये तो टर्म 0 बन जाएगी, और ऊपर 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1 होती है, तो 2 प्लस 1 3r अपॉन 2, तो ये b4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r बाई 2 आ जाएगी। और b5 निकालेंगे तो n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 6 3 पाई बनेगा, तो 0 बन जाएगा 2r, और अगर 5 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बाई 2 1, तो 2r अपॉन 3 आ जाएगा ये। और अगर n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 7 पाई बाई 2 माइनस का 1, ये फिर वापस से रिपीट होती जाएगी, यानी अब r बाई 2 आएगा फिर 2r आएगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की जो टर्म है वो कैसी आ रही है, 2r बाई 3, r बाई 2, 2r 3r बाई 2, अब वापस से 2r बाई 3 आ गया, अब रिपीट होने लग जाएगी ये r बाई 2, 2r 3r बाई 2, 3r बाई 2 के बाद वापस से 2r बाई 3, ऐसे चलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 टर्म है यही रिपीट हो रही है वापस बार बार, ये 4 टर्म ही रिपीट हो रही है, तो ये 4 टर्म, इसका मतलब इसके 4 लिमिट पॉइंट हो गए सीक्वेंस के, बार बार यही आ रहे हैं। तो अपने पास जो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है वो सीक्वेंस कैसी रिपीट हो रही है, 2r बाई 3 आ रहा है, r बाई 2 आ रहा है, 2r आ रहा है, 3r बाई 2 आ रहा है, वापस से 2r बाई 3 आ रहा है, r बाई 2 आ रहा है, 2r आ रहा है, और 3r बाई 2 आ रहा है, और ये टर्म चलती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को अब यहाँ से पता लग गया कि इस सीक्वेंस का जो मैक्सिमम सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है, ये तो देखो 0.66 बनेगा, ये बनेगा 0.5, ये 2 है, ये 1.5, तो इसका मतलब अब जो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा इसका, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट यहाँ पे क्या है तो 2r आ गया। और अगर लिमिट इंफीरियर निकालना हो, लिमिट इंफीरियर ए एन प्लस वन अपॉन एन यानी कि सबसे छोटा लिमिट पॉइंट, तो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा ये 0.5 आ रहा है तो r बाई 2, यानी लिमिट इंफीरियर तो r बाई 2 और लिमिट सुपीरियर 2r आ गया। तो यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आप, क्योंकि अगर आप किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं तो लिमिट पॉइंट निकालने के बाद क्या होता है कि जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होता है वही तो लिमिट सुपीरियर, और सबसे छोटा वाला लिमिट इंफीरियर। तो लिमिट इंफीरियर पहले बताना है तो ये r बाई 2, तो ये की ऑप्शन r बाई 2 और ये 2r, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे इसमें करा है। अब इसके दो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है, एक में थोड़ा सा करना आपको। तो ये सिंपल पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द यूनियन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज अनकाउंटेबल, फाइनाइट, ऑलवेज क्लोज, नीड नॉट बी क्लोज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के आपको कुछ काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में आने चाहिए। पहला बोलता है अनकाउंटेबल, फाइनाइट, तो आप ऐसे देखें, ऐसा एग्जाम्पल ना लें जो इनको सेटिस्फाई करे। आप कोशिश करें कि सारे स्टेटमेंट गलत है, फिर एक एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें। सिर्फ एक एग्जाम्पल से या 2-3 एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि यूनियन ऑफ किसका यूनियन है, इनफाइनाइटली यानी कि मैनी क्लोज सेट, क्लोज सेट होना चाहिए इनफाइनाइटली क्लोज सेट। जैसे आप सपोज एक एग्जाम्पल लेके देते हैं, सिंगलटन एन यूनियन एन बिलोंग्स टू एन, तो एक पूरा नेचुरल नंबर का सेट एन आ जाएगा। अब सिंगलटन एन, क्योंकि फाइनाइट सेट है ना वो हमेशा क्लोज होते हैं और सिंगलटन सेट भी हमेशा क्लोज होते हैं, तो ये कैसा है, ये सेट भी क्लोज है। तो इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट, ये अब देखो एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू 2, तो इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट आ जाएंगे, और इनका अपन क्या ले रहे हैं यूनियन ले रहे हैं, और सिंगलटन एन आ जाता है। और सिंगलटन एन क्या होता है, काउंटेबल होता है,
तो ये तो बोलता है अनकाउंटेबल, तो पहला गया। बोलता है फाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट है, तो दूसरा भी गया। बोलता है ऑलवेज क्लोज, अब एन तो क्लोज है, पर अब आप ऐसा एग्जाम्पल लें जो क्लोज ना हो। अब इसके लिए आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन से करें, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप। यूनियन आर बिलोंग्स टू आर, आर बिलोंग्स टू आर सिंगलटन आर, तो ये क्या आएगा, पूरा रियल लाइन आर आ जाएगा। और रियल लाइन आर तो क्या होता है, ओपन भी होता है, ओपन एज वेल एज क्लोज होता है, दोनों होता है। तो अब ये तो अपन नहीं बोल सकते कि क्लोज नहीं होता, अपन यहाँ पे ऑलवेज क्लोज बोलना तो गलत हो जाएगा ये। तो अब ये एग्जांपल तो वर्क नहीं करेगा। अगर आप पहले वाले में ले लेते तो ये तो अनकाउंटेबल बोल देते, जब ये तो अनकाउंटेबल होता है, तो ये तो आप ये वर्क नहीं करेगा। अब आप सिंपल से एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, ए माइनस का 1/n कोमा बी प्लस 1/n, और ये और यहाँ पे यूनियन ओवर एन। अब एन इनफाइनाइटली कुछ भी ले लो, ए माइनस 1/n बी प्लस 1/n। एक चीज आप ये भी याद रखें कि यहाँ पे जो लिमिटिंग केस होती है ना, अब देखो जरा, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस का 1 कोमा बी प्लस 1, ऐसे चलता जाएगा ये। और सिंपल बनाने के लिए, आपको समझने के लिए आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 0 माइनस का 1/n कोमा 1 प्लस 1/n, यानी कि आप माइनस का 1/n से 1 प्लस 1/n भी चूज कर सकते हैं, -1 माइनस 1/n से 1 प्लस 1/n भी चूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी क्लोज इंटरवल उसमें आप n बाई टर्म वाली चीज दे सकते हैं, यानी कि a माइनस 1/n कोमा बी प्लस 1/n टाइप कर लें, और इसका यूनियन ले लेते हैं ओवर n पे। तो अब लिमिटिंग केस में क्या होगा, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल a कोमा बी बन जाएगा। तो ये ओपन बन गया, तो क्लोज तो नहीं हुआ ना। अब लिमिटिंग केस में क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर अपन 1/n बोलते हैं तो 0 आता है। ये टेंस टू 0, 0 कभी आएगा नहीं। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कोई सेट 1/n है, n बिलोंग्स टू n, अपन बोलते हैं सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, पर वो इसके अंदर नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, यानी 0 आएगा नहीं। तो यही कहानी यहाँ पे है। तो ये 1/n करेंगे तो 0 बनेगा, तब जाके ये a होगा, और ये 0 बने तब जाके ये b होगा। पर क्या ये कभी क्लोज रह पाएगा, तो ये क्लोज नहीं रह पाएगा। दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ n a माइनस 1/n से b प्लस 1/n की वैल्यू क्या आएगी, ओपन इंटरवल a कोमा b। और गिवन कंडीशन क्या बोला था, इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट। अब यहाँ पे ये क्लोज सेट भी है, और इनफाइनाइटली, क्योंकि ओवर एन की बात कर रहे हैं, a माइनस 1/n से b प्लस 1/n, तो ये इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट का यूनियन ले रहा है, जो कैसा आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट क्लोज बोलना गलत है, क्योंकि अपन एक केस देख ले जहाँ पे a कोमा b आ रहा है, जो कि कैसा है, ओपन है। तो नीड नॉट भी क्लोज बोलना पड़ेगा। क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी। क्लोज होने वाला केस आप देख सकते हैं कि ये एन ले लिया तो ये क्लोज भी हो गया। आप अगर आर ले लेते हैं वो तो ओपन भी आ सकता है, क्लोज भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि क्लोज हो और जरूरी नहीं है कि ओपन हो। तो नीड नोट भी क्लोज और नीड नोट भी ओपन भी, इसको आप बोल सकते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, अपन इसके बाद 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट, इसको आप ऐसे एज ए याद कर सकते हैं और सिंपली समझ भी सकते हैं कि लेट xn एंड yn बी सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर सच दैट xn लेस देन इक्वल टू yn। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दी यहाँ पे, xn लेस देन इक्वल टू yn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। यानी कुछ टर्म को छोड़ दो आप, xn लेस देन इक्वल टू yn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कुछ फाइनाइट टर्म, अब n यहाँ पे फिक्स है, उसको छोड़ने के बाद सारी टर्म कैसी हो रही है, xn लेस देन इक्वल टू yn सेटिस्फाई कर रहा है। वेर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई पॉजिटिव नंबर है, फिक्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिमिट inferior of xn less than equal to limit inferior of yn, लिमिट सुपीरियर ऑफ xn लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ yn। अब यहाँ पे डेफिनेशन से काम करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इधर कौन से करेक्ट है। तो अब आप एक बात देखें कि लिमिट सुपीरियर की जो डेफिनेशन होती है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, कोई सीक्वेंस an है, कोई सीक्वेंस an है। तो अपन क्या लेते हैं, इन सुपीरियम निकालने तो पहले अपन क्या करते हैं, सुप्रीमम लेंगे किसका, a1 a2 a3 ऐसे। फिर अपन सुप्रीमम लेते हैं a2 a3, एक एक टर्म छोड़ जाते हैं। फिर अपन सुप्रीमम लेते हैं a3 a4 ऐसे। और ये अगर b1 आ जाती है, ये b2 आ जाती है, b3 आ जाती है। तो ये जो b1 b2 b3, फिर अपन इन्फीमम लेते हैं किस चीज़ का, b1 b2 b3 का ऐसे। तो ये क्या बनाता है अपना, लिमिट सुपीरियर बनाता है। इसी प्रकार से अगर लिमिट इन्फीरियर लिखेंगे तो क्या करेंगे अपन, a1 a2 a3, इनका क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे। फिर इन्फीमम ऑफ किसका लेंगे, a2 a3 a4 ऐसे लेते जाएंगे। इसको अगर आप C1 बोल देते हो, इसको आप C2 बोल देते हो, इसको C3। फिर अपन लेते हैं सुप्रीमम ऑफ C1 C2 C3। तो ये अपना क्या आता है, लिमिट इन्फीरियर आता है। इसको सिंपली फॉर्म में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिमिट, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ, सॉरी, विच इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ xn, या आप इसको जनरली ऐसे लिखें, ये जो टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट इन्फीरियर निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ xn, यहाँ पे इन्फीमम लगाएं बाहर, एक सेकेंड में इसको थोड़ा, इसको आप और थोड़ा सिंपली लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
सिंपली फॉर्म ऐसे बोल सकते हूँ कि इन्फिमम ऑफ xn, xn प्लस 1, xn प्लस 2, xn प्लस 3 और बाहर यहाँ पे लिमिट लगा दें, यानी कि इसका जो इन्फिमम आएगा उसका आप लिमिट ले लें। इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ xn, xn प्लस 1, xn प्लस 2 ऐसे लिख के और फिर इसका आप लिमिट ले लें, तो वो भी आपका क्या आएगा, लिमिट सुपीरियर आएगा। और इस डेफिनेशन से ऐसे निकालेंगे तब भी आपका लिमिट सुपीरियर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर आएगा। अब आपको अपन को क्या दे रखा कि xn लेस देन इक्वल टू yn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 a2 an अपन लेके चल रहे हैं, तो कुछ फाइनाइट टर्म आएगी, उसके बाद ये सारी टर्म कैसे हो जाएंगे, जैसे सपोज दैट ये xn तो लेस देन इक्वल टू yn हो जाएगी। इसका मतलब सुप्रीम ऑफ yn हमेशा ही बड़ा रहेगा, तो जब सुप्रीम ऑफ yn हमेशा ही बड़ा रहेगा तो उसकी लिमिट भी बड़ी रहेगी। जब ये वाली टर्म ही बड़ी हो जाएगी सारी की सारी, ये b1 b2 b3 है, ये yn के लिए सबसे बड़ा रहेगा, तो उसका इन्फिमम भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ xn इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ yn। तो ये भी करेक्ट हो गया। ये करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे xn है वो yn से छोटा रहने वाला है, और अपन सुप्रीमम ले रहे हैं वो कुछ टर्म फाइनाइट टर्म के लिए तो ले नहीं रहे, अपन तो पहले a1 a2 a3 ले रहे हैं, फिर a2 a3 ले रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे b1 b2 b3 लेंगे, अगर ऐसा मानो कि n इक्वल टू कैपिटल n इक्वल टू 3 था, तो कुछ 3 को छोड़ने के बाद सारी टर्म तो उसकी बड़ी आएंगी, तो सुप्रीमम तो आगे वाले टर्म से आएगा, आगे वाले टर्म से आएगा, इसका मतलब लिमिट सुपीरियर ऑफ yn क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जैसे लिमिट सुपीरियर ऑफ yn बड़ा हो जाएगा तो लिमिट सुपीरियर ऑफ xn छोटा हो जाएगा, xn लेस देन इक्वल टू n। तो इसी प्रकार से इन्फिमम वाले देखेंगे तो अपन को पता है जब a1 लेस देन a2 a3 लेस देन सॉरी a1 लेस देन b1 है और a2 लेस देन b2 है, तो जब a2 इससे छोटा है तो इनका इन्फिमम भी बड़ा रहेगा, इसका इन्फिमम भी छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ bn, यानी कि लिमिट इन्फीरियर ऑफ xn लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ yn। यानी कि इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, साफ साफ डायरेक्ट रिजल्ट दिख ही रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। तो बोथ a एंड b आर कैसे हो जाएंगे करेक्ट, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप लिख भी लें और समझने के लिए इसकी डेफिनेशन ये वाली लगाएं, आप ये वाली डेफिनेशन आप लगाएंगे तो कोई भी सीक्वेंस एक्शन और yn लेके तो आपको दिख जाएगा क्लियरली कि हाँ ऐसा हो रहा है, और ये डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको चारों पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे अपन ने इसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर निकाला, कैसे सेट वाला क्वेश्चन करा, और कैसे इसके लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर निकाले, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट थी यहाँ पे कैसे चेक करना है, और कैसे इसमें अपन देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या टेलीग्राम पे मैसेज करें, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।